आज के वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कृत्रिम संकरण क्या है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे विपुंसन और बैगिंग की प्रक्रिया, पराग स्त्री केसर संकर्षण इसके बारे में अध्ययन करेंगे और निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो परागण की प्रक्रिया जो होती है वह कृत्रिम भी हो सकती है और प्राकृतिक परागण हम लोगों ने देख लिया था स्वपरागण और परपरागण के अंतर्गत। जब मनुष्य जो होता है अपने लाभ के लिए उन्नत फसलों का उत्पादन करना चाहता है तो उनके द्वारा कृत्रिम संकरण विधि का उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने हरित क्रांति के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें उन्नत प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो इनके उत्पादन करने के लिए इसी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। उन्नत का मतलब क्या हो गया? दो अलग अलग जाति के पादपों को आपस में मिलाकर एक नई जाति के पादप का विकास करना। तो उन्नत प्रजाति के पादपों का विकास करने के लिए जो कृत्रिम संकरण अपनाया जाता है, इस विधि में दो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, जिसमें से पहला है विपुंसन। विपुंसन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जब एक पुष्प जो होता है वह कली अवस्था में होता है, तो इस पुष्प में से जो पुंकेसर होता है उस पुंकेसर को चिमटी की सहायता से हटा दिया जाता है, उसके पराग को उसको हटा दिया जाता है। यदि ये पौधा द्विलिंगी है तो उसके पुंकेसर को, उनके पराग को उसको हटा देंगे। यदि एक लिंगी होता है तो हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो द्विलिंगी पुष्पों में उसके पुंकेसर को उसकी कली अवस्था में ही हटा देना ही विपुंसन की प्रक्रिया कहलाता है। यह प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं या मनुष्य नहीं चाहता है कि इसमें स्वपरागण की प्रक्रिया हो पाए, इसलिए वो विपुंसन की प्रक्रिया को अपनाता है। जो एक लिंगी पौधे होते हैं, जैसे एक लिंगी पादप होंगे जो, उनमें एक लिंगी पादपों में विपुंसन की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता है। इसमें अपनाया जाता है बैगिंग या गोरा वस्त्रावरण। गोरा वस्त्रावरण या इसको बैगिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में बैगिंग या गोरा वस्त्रावरण की प्रक्रिया जो होती है, इसमें क्या किया जाता है, एक स्त्री केसर जो होता है उसके वर्तिकाग्र को ढक दिया जाता है। इसके वर्तिकाग्र को एक पेपर से, एक कागज से या बटर पेपर से ढक दिया जाता है, इसको बांध दिया जाता है। इसलिए बांध दिया जाता है ताकि यहाँ पर प्राकृतिक परागण के द्वारा कोई भी पौधे का परागकण जो है वहां आकर के ना गिरे। इस प्रकार से एक स्त्री केसर को पेपर से ढक देने की प्रक्रिया जो होती है बैगिंग या गोरा वस्त्रावरण कहलाता है। जब एक स्त्री केसर जो होती है परिपक्व हो जाती है तो इसको हटा दिया जाता है, इस थैली को हटा दिया जाता है और वहां पर इसके वर्तिकाग्र में मनवांछित परागकण को छिड़क दिया जाता है और उसके बाद इसको पुनः ढक दिया जाता है और इसको परिपक्व होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब देखेंगे पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या होता है। किसी भी वर्तिकाग्र में जो परागकण आकर गिरता है, किसी भी वर्तिकाग्र में जो परागकण आकर के गिर रहा है, यह परागकण आवश्यक नहीं है कि उसी जाति का हो, ये किसी और जाति का परागकण भी हो सकता है। तो अब ये कैसे सुनिश्चित होगा कि ये परागकण जो है वो सही प्रकार के पौधे के वर्तिकाग्र में आकर के गिरा है? इसको सुनिश्चित करती है कौन? स्त्री केसर और उसका वर्तिकाग्र। ये सुनिश्चित करते हैं कि जो परागकण वर्तिकाग्र में आया हुआ है वही इसी प्रजाति के परागकण है और उसी के द्वारा निषेचन की प्रक्रिया कराई जा सकती है या निषेचन प्रक्रिया हो सकती है। तो यहाँ पर वर्तिकाग्र जो होता है वह उचित परागकण को पहचानता है और उसको ही पराग नलिका के लिए, पराग नलिका बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है पराग स्त्री केसर संकर्षण। वह प्रक्रिया जिसमें एक स्त्री केसर जो होती है वह पहचान करती है कि एक वर्तिकाग्र में गिरा हुआ परागकण जो होता है वह उसी प्रजाति का है या नहीं। अब हम देखेंगे कि एक पौधा जो होता है उनमें निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। हम पढ़ रहे हैं कि पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया। जब एक पौधा लैंगिक प्रजनन करता है तो उनमें नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है और उससे युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज जो होता है यही एक संतति एक भ्रूण में परिवर्तित होता है। तो लैंगिक प्रजनन में इसमें आवृत्त बीजी पादपों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है
उसको दोहरा निषेचन के नाम से जाना जाता है या द्वि निषेचन की प्रक्रिया कहा जाता है। सबसे पहले नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने इस द्विनिषेचन को खोजा था। दोहरा निषेचन, निषेचन की प्रक्रिया। निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वह निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। इसमें से पहला जो चरण होता है वह होता है पराग कणों का अंकुरण। जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि जो पराग कण वर्तिकाग्र पर आकर के गिरा हुआ है वह उसी प्रजाति के पौधे का पराग कण है, तो अब यहाँ पर ये पराग कण जो होता है इसमें अंकुरण की प्रक्रिया होती है। जब इसमें अंकुरण की प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले इसमें जो वर्तिकाग्र होता है उसके द्वारा एक शर्करा युक्त तरल का स्त्रावण किया जाता है, जिसको ये पराग कण जो होते हैं वे अवशोषित कर लेते हैं। इस पराग कण के द्वारा जब ये पदार्थ अवशोषित होता है तो ये पराग कण का जो अंतः भित्ति होता है, अंतः चोल होता है, जो इंटाइन वाला भाग होता है, यह एक नलिका के रूप में अंकुरण करता है और जनन छिद्र के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से इसको कहा जाता है पराग कणों का अंकुरण। जो उचित पौधा होगा, जो उचित पराग होगा, केवल वही वर्तिकाग्र में आने के पश्चात अंकुरण कर सकता है। ये पराग कण जो होते हैं जब इनमें अंकुरण प्रारंभ हो जाता है तो इनमें एक लंबी नलिका का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इस नलिका को जाना जाता है पराग नलिका के नाम से। ये पराग नलिका जो होती है, जैसे ही पराग नलिका बनना प्रारंभ हो जाता है तो सबसे पहले इस पराग नलिका में वर्धी केंद्रक जो होता है, वर्धी कोशिका जो होती है वो प्रवेश कर जाती है और उसके पश्चात में छोटी कोशिका जो जनन कोशिका के रूप में होती है वह भी पराग नलिका में प्रवेश कर जाती है। इसी समय जब पराग नलिका में प्रवेश कर रहे होते हैं उसी समय जनन केंद्रक जो होता है या जनन कोशिका जो होता है वह समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से 3 कोशिकाएं जो होती है वो पराग नलिका में प्रवेश कर जाती है और पराग नलिका के बनने के पश्चात जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, पीछे वाले भाग जो होते हैं वो कैलस नामक पदार्थ के द्वारा भर दिए जाते हैं। अब ये पराग नलिका जो होगा वो कहाँ प्रवेश करेगा? दूसरा स्टेप निषेचन का। निषेचन की दूसरी प्रक्रिया जो होती है वह होती है पराग नलिका का पथ। पराग नलिका का पथ या मार्ग। अब ये पराग नलिका जो होगा वह बीजांड में प्रवेश करेगा। एक बीजांड के भीतर यह किस प्रकार से प्रवेश करता है या इसके कितने मार्ग होते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि पराग नलिका का मार्ग जो होता है, पथ जो होता है वो किस प्रकार से होता है। जब एक पराग नलिका वृद्धि करता जाता है तो यह बीजांड में प्रवेश करता है। बीजांड में प्रवेश करने के इसके 3 मार्ग हो सकते हैं। 3 मार्ग में से एक होता है बीजांड द्वार की तरफ से प्रवेश, बीजांड द्वारी प्रवेश जो कहलाता है यह, अर्थात एक पराग नलिका जो होगा वह बीजांड छिद्र से, बीजांड द्वार से होकर के बीजांड के भीतर प्रवेश करता है, बीजांड द्वारी प्रवेश कहलाएगा। दूसरा, किसी किसी पादपों में यह इस निभाग वाले भाग से, चलेजा या निभाग वाले भाग से ही ये सीधा पराग नलिका जो होता है वो प्रविष्ट करता है, तो यह कहलाता है निभागीय प्रवेश। कुछ पादपों में ये जो पराग नलिका जो होता है यह इनके अध्यावरण वाले भाग से ही प्रविष्ट कर लेता है बीजांड के अंदर। ये अध्यावरण भाग से ही इस प्रकार से प्रविष्ट कर जाता है तो ये कहलाएगा क्या? मध्य प्रवेश या मध्यभागी प्रवेश कहलाता है। तो इस प्रकार से एक पराग नलिका जो होता है वह जब बीजांड के अंदर प्रवेश करता है तो उसके निम्नलिखित मार्ग होते हैं। अब देखेंगे कि निषेचन की प्रक्रिया जो होती है उसका तीसरा चरण क्या होता है। एक पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। पराग नलिका जो होती है वो भ्रूण कोश में प्रवेश करती है।
तो जब पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो इसके साथ साथ इसके केंद्रक जो होते हैं वो भी प्रविष्ट करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो तीनों कोशिकाएं जो होती हैं वह उनमें से एक नर युग्मक जो होता है वह एक सहायक कोशिका को भेदते हुए नष्ट करते हुए एक नर युग्मक जो होता है वो प्रविष्ट करता है और मादा युग्मक के साथ में यह संलयन की प्रक्रिया कर लेता है और ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो आपस में संलयित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो पराग नलिका होता है वह भ्रूण कोश में प्रवेश करता है। तो एक सहायक कोशिका जो होती है वह इस प्रक्रिया में नष्ट हो जाती है और एक सहायक कोशिका जो होती है वो शेष रह जाती है। अब देखेंगे युग्मकों का संलयन। इसमें युग्मकों का जो संलयन हो रहा है यह 2 संलयन होगा, इसमें 2 संलयन, इसीलिए इसको दोहरा निषेचन कहा जाता है। अभी हमने यहाँ स्टडी किया था, देखा था कि एक जनन केंद्रक जो होता है, जनन कोशिका जो होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 युग्मक का निर्माण कर लेता है। 2 नर युग्मक जो होते हैं वो प्रविष्ट कर जाते हैं। तो जब 2 नर युग्मक प्रविष्ट करते हैं एक भ्रूण कोश के अंदर, तो इसमें से जो एक जो होता है वह मादा युग्मक जो होता है या अंड कोशिका जो होता है, एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका के साथ संयुग्मित हो जाता है और संयुग्मित होकर के ये एक युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है सत्य निषेचन। सत्य निषेचन का मतलब ही यही है कि 2 युग्मक जब आपस में मिले तो एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करे और उस संरचना के द्वारा एक भ्रूण का और एक संतति का विकास हो। इसीलिए जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल रहे हैं, अंड कोशिका का मादा युग्मक मिल रहा है, तब यह प्रक्रिया जो होती है वह कहलाती है सत्य निषेचन। अब बचा एक और नर युग्मक। एक और नर युग्मक जो होता है जो मध्य में पाया जाता है ध्रुवीय नाभिक। एक भ्रूण कोश के मध्य में जो ध्रुवीय नाभिक पाया जाता है, इस नाभिक के साथ में यह जाकर के संलयित हो जाता है और तीनों मिलकर के एक अगुणित संरचना बनाते हैं जो 3n कहलाते हैं। अर्थात तीनों के तीनों जो है वो अगुणित संरचनाएं हैं, अर्थात इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कैसी है, आधी है। और ये तीनों जो होते हैं वो संलयित हो जाते हैं और संलयित होकर के एक कोशिका को निर्माण करते हैं जो कहलाता है प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। यहाँ पर भ्रूण कोश शब्द का उपयोग हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं करना है। भ्रूण कोश अलग है, भ्रूण कोश अलग है। तो यहाँ पर 3 अगुणित केंद्रक जो होते हैं आपस में संलयित होते हैं और संलयित होकर के जिस केंद्रक का निर्माण करते हैं वह कहलाता है प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। तो इस प्रकार से जो आवृत्तिबीजी पौधे जो होते हैं उनमें पुष्पीय पौधे जो होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार का निषेचन प्रक्रिया होता है जिसको कहा जाता है दोहरा निषेचन, जिसमें 2 नर युग्मक जो होते हैं वह 2 मादा युग्मकों के साथ संलयन करते हैं। इस संलयन की प्रक्रिया में एक नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के एक युग्मनज का निर्माण करते हैं, एक भ्रूण एक संतति का निर्माण कर लेते हैं और दूसरा नर युग्मक जो होता है वो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण करता है जो बाद में विकसित होकर के भ्रूण कोश बनाता है जो भ्रूण का पोषण करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सत्य निषेचन की प्रक्रिया हुई है, सत्य निषेचन क्या है ये, और एक है त्रिक संलयन। त्रिक संलयन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 3 अगुणित केंद्रक जो है वो आपस में संलयित हो रहे हैं और मिलकर एक कोशिका का निर्माण कर रहे हैं। इसी को कहा गया है क्या, त्रिक संलयन। अब देखते हैं कि एक पुष्पीय पौधा जो होता है उसमें द्विनिषेचन का, दोहरे निषेचन का क्या महत्व होता है। तो जब एक आवृत्तिबीजी पौधा, एक पुष्पीय पौधा जो होता है, इनमें जब दोहरा निषेचन की क्रिया होती है तो इनमें भ्रूण कोश का विकास होता है। यह भ्रूण कोश जो होता है वह विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसीलिए एक आवृत्तिबीजी पादप जो होते हैं वह दोहरा निषेचन करते हैं और यह इनकी प्रमुख विशेषता होती है। इनके द्वारा जो भ्रूण कोश का विकास किया जाता है, ये भ्रूण कोश जो होते हैं वह भ्रूण को विकसित होने तक और किसी किसी पादपों में उनको
अंकुरित एक भ्रूण को अंकुरित होने तक भी सहायता करते हैं। चूंकि एक भ्रूण कोष जो होता है वह दोनों नर और मादा युग्मकों के मिलने से बनता है, इसलिए इनमें दोनों के लक्षण उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये सही प्रकार से एक भ्रूण को पोषण प्रदान कर पाता है। और ऐसे बीज जो होते हैं जो दोहरा निषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं, ऐसे बीज जो होते हैं वह जैव सक्षम होते हैं, जीने के योग्य होते हैं। इस प्रकार से आवृत्ति बीजी पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, दोहरा निषेचन के द्वारा ही निषेचन की प्रक्रिया अपनाते हैं। अब देखेंगे कि निषेचन के पश्चात एक पौधा जो होता है उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। निषेचन पश्चात घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाओं में पहला जो होता है वह होता है कि एक पौधा जो होता है उसमें भ्रूण कोश व भ्रूण का विकास होता है। इसमें एक बीज का निर्माण होता है, एक बीजांड जो होता है वो विकसित होकर के बीज का निर्माण कर लेता है, और एक अंडाशय जो होता है वो फल का विकास कर लेता है। इस प्रकार से एक पुष्पीय पौधा जो होता है इसमें निषेचन के पश्चात निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसमें से पहला हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, भ्रूण कोश का विकास किस प्रकार से होता है। तो एक भ्रूण कोश का विकास किस प्रकार से होता है इसको देख लेते हैं। भ्रूण कोश को अंग्रेजी में कहा जाता है एंडोस्पर्म। जब त्रिक संलयन की प्रक्रिया होती है, आवृत्ति बीजी पौधों में त्रिक संलयन होता है, तो 3 अगुणित केंद्रकों के आपस में मिलने से जो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण होता है, इनमें क्रमशः क्रमिक विभाजन होता जाता है, और विभाजन के पश्चात ये संरचनाएं बनाती जाती है। तो इनमें जो विभाजन हो रहा है, इनके केंद्रक में जो विभाजन हो रहा है और इसके पश्चात इनके द्वारा बनाए जा रही संरचनाएं किस प्रकार की होती है, इनके आधार पर ये भ्रूण कोश जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला केंद्रकीय भ्रूण कोश, दूसरा है कोशिकीय भ्रूण कोश, और एक होता है तीसरा जो होता है हेलोबियल भ्रूण कोश। तो इस प्रकार से एक भ्रूण कोश जो होता है वह विकसित होकर के पादपों में निम्नलिखित 3 प्रकार के भ्रूण कोश का निर्माण कर सकता है। इसमें से पहला जो है वह है केंद्रकीय भ्रूण कोश। केंद्रकीय भ्रूण कोश में क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है कि जब एक भ्रूण कोश जो होता है, अब हम केवल एक भ्रूण कोश का डायग्राम बना ले, एक भ्रूण कोश का डायग्राम, और इसमें एक विकसित हो रहा युग्मनज या भ्रूण। इधर है बीजांड द्वार, इधर है निभाग। अब जो 3 अगुणित केंद्रकों के मिलने से जो संरचना बनी हुई थी, जो केंद्रक जो थे ये आपस में क्या करेंगे, विभाजन की प्रक्रिया करते जाएंगे। इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सबके सब अब धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी, समाप्त होती जाएंगी, और अब ये जो होंगे वो निषेचन के पश्चात निम्नलिखित संरचनाएं बनाते जाएंगे। तो पहला भ्रूण कोश जो होता है उसमें जो केंद्रकीय प्रकार का भ्रूण कोश होता है, इस प्रकार के भ्रूण कोश में केंद्रक जो होते हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, बंटना शुरू हो जाते हैं। अर्थात जो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक जो होता है वह विभाजन करता जाता है, और विभाजन करके केवल और केवल केंद्रक का निर्माण करता जाता है।
ये केंद्रक जो होते हैं वह बहुत सारे केंद्रकों में बढ़ जाता है, परंतु इनमें कोशिका भित्ति का निर्माण तुरंत नहीं हो पाता है। जब ये केंद्रक जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, केंद्रक का विभाजन हो जाता है, तो इसमें मध्य में एक बड़ी सी रिक्तिका बन जाती है, और मध्य में रिक्तिका बनने के कारण सारे के सारे जो भ्रूण केंद्रक जो होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो परिधि की ओर जाकर के एकत्र हो जाते हैं इस प्रकार से। और जब ये पूरा का पूरा केंद्रक बढ़ जाता है, उसके पश्चात इसमें फिर धीरे धीरे कोशिका भित्ति का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है इस प्रकार से। और प्रत्येक जो है वो एक एक केंद्रक जो होता है वो एक एक कोशिकाओं में परिवर्तित होता जाता है। तो इस प्रकार का भ्रूण कोश जो होता है वो कहलाता है केंद्रकीय भ्रूण कोश। केंद्रकीय भ्रूण कोश जो होता है वह पॉलीपेटली ग्रुप के जो सदस्य होते हैं उनमें पाया जाता है। नारियल में भी इसी प्रकार का भ्रूण कोश होता है, जिसको तरल भ्रूण कोश के नाम से जाना जाता है इस प्रकार से। तो केंद्रकीय भ्रूण कोश जिसमें केंद्रक का विभाजन पहले से हो जाया रहता है, और कोशिका भित्ति का निर्माण जो होता है बहुत बाद में होता है। दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूण कोश। नाम से क्लियर हो रहा है, कोशिकीय भ्रूण कोश में जैसे जैसे जो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक होता है, जैसे जैसे ये विभाजन करता जाता है, इनमें कोशिका भित्ति का भी निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। एक कोशिका से इसने दो कोशिका का विकास कर लिया। इस प्रकार से प्रत्येक कोशिका जो है वो विभाजन करती जाएगी, और इस प्रकार से प्रत्येक बार जितने बार कोशिकाएं विभाजन करती जाएंगी उतने बार ही यहाँ पर कोशिका भित्ति का भी निर्माण होता जाएगा। इस प्रकार एक बार विभाजन के पश्चात, एक बार विभाजन के पश्चात, प्रत्येक बार विभाजन के पश्चात प्रत्येक केंद्रक जो होगा वह कोशिका भित्ति का भी विकास करता जाएगा। तो इस प्रकार का कोशिकीय भ्रूण कोश जो होता है वह गेमोपेटली ग्रुप के जो सदस्य होते हैं उनमें पाया जाता है। तीसरे प्रकार का भ्रूण कोश होता है वह कहलाता है हेलोबियल भ्रूण कोश। हेलोबियल भ्रूण कोश जो होता है यह दोनों के बीच की अवस्था को प्रदर्शित करता है, अर्थात इसमें केंद्रकीय विभाजन भी होता है और कोशिकीय विभाजन भी होता है। और हेलोबियल नाम, हेलोबियल एक बीजपत्री का एक समूह होता है हेलोबियल, उस समूह के सदस्यों में इस प्रकार का भ्रूण कोश पाया जाता है, इसीलिए इसको हेलोबियल भ्रूण कोश कहा जाता है। इस प्रकार के भ्रूण कोश में क्या होता है, सबसे पहले तो एक भ्रूण कोश जो होता है, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक जो होता है, यहाँ पर प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक जो होता है सर्वप्रथम एक विभाजन करता है, और इस एक विभाजन के परिणाम स्वरूप ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। इसमें से दोनों कोशिकाएं जो होती हैं वो असमान आकार की होती है। एक कोशिका जो होती है जो बीजांड द्वार की तरफ होती है, यहाँ बीजांड द्वार है, वह कोशिका जो होती है वो आकार में बड़ी होती है। एक दूसरी कोशिका बनती है जो कि निभाग की तरफ बनती है, वो कहलाती है, वो जो होती है वह आकार में छोटी होती है। तो इसमें सबसे पहले प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक जो होता है वह दो कोशिकाओं का निर्माण करता है, और दोनों कोशिकाएं जो होती हैं वो दो कोष्ठों में बढ़ जाती है। एक जो होता है वो बीजांडद्वारी कोष्ठ कहलाता है, और दूसरा जो होता है वह कहलाता है निभागीय कोष्ठ। इसमें से जो बीजांडद्वारी कोष्ठ जो होता है, अब इसमें विभाजन की प्रक्रिया होती है, चूंकि ये आकार में बड़ा होता है। अब इसके अंदर का केंद्रक जो होता है वो क्रमशः केंद्रकीय विभाजन करता है और केवल केंद्रक का निर्माण करता है। इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो पाता है इस प्रकार से। और उसके पश्चात में धीरे धीरे इनके बीच में रिक्तिका बन जाती है, और उसके पश्चात में फिर से इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो निर्मित हो जाती है। तो पूरा का पूरा भ्रूण कोश जो होता है वह केवल और केवल बीजांडद्वारी कोष्ठ के द्वारा निर्मित होता है, और निभागीय कोष्ठ जो होता है वह क्रमशः समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार का भ्रूण कोश कहलाया हेलोबियल भ्रूण कोश। तो
इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया निषेचन के पश्चात एक भ्रूणपोष का विकास किस प्रकार से होता है। ये भ्रूणपोष जो होता है वह एक विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और उसको जितनी मात्रा में भोज्य पदार्थों की खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है उन सभी की पूर्ति इस प्रकार भ्रूणपोष जो होते हैं वो करते